हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। जैसा कि हम जानते हैं, अकाउंटिंग के अंदर नंबर्स को लिखा जाता है या ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस को अकाउंटिंग के अंदर लिखा जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटेटिव पहलू को या उसकी गुणों को, विशेषताओं को, उनकी अच्छाइयों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, यानी क्वालिटेटिव पहलू को बिल्कुल ध्यान न दिया जाए, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी क्वालिटी है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए, क्योंकि उसके ना होने पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है वो एट्रीब्यूट्स या वो खासियत या वो विशेषताएं जिससे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दूसरों के लिए या यूज़र्स के लिए यूज़फुल हो जाती है, काम की हो जाती है। अगर वो विशेषताएं या वो खासियत या वो क्वालिटी ना हो तो वो इंफॉर्मेशन दूसरों के लिए फिर यूज़फुल नहीं रह जाती है, वो काम की नहीं रह जाती है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो देखते हैं कि वो कौन सी क्वालिटी है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। पॉइंट वाइज यहाँ पर बताया है, 4 क्वालिटी है जो उसमें पाई जानी चाहिए। पहली है रिलायबिलिटी, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे सारी क्वालिटी को। रिलायबिलिटी, दूसरी है रिलीवेंस, तीसरी अंडरस्टैंडेबिलिटी और चौथी है समझ। तो पहली रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी, रिलाई करना मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना, किसी चीज़ के ऊपर यकीन करना। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी हो जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। भरोसा किस तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? इस तरीके से किया जा सकता है कि उसके अंदर वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो चीज़ या वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या जो भी रिकॉर्ड आपने अकाउंटिंग में दिखाए हैं उसके पीछे कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर एविडेंस है, कोई प्रूफ है, तो बहुत आसानी से आप उस पर भरोसा कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, फेक नहीं है, क्योंकि इसके पीछे प्रूफ है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है। उसके अलावा न्यूट्रलिटी, इसका मतलब कि इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि किसी तरह के पक्षपात से फ्री हो, बायस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बायस्ड होगी उसमें तो इंफॉर्मेशन भरोसा नहीं की जा सकती। बायस होने का मतलब है कि अकाउंटेंट ने अपनी मर्जी से उसमें कोई चीज़ें ऐड कर दी है या वो किसी चीज़ का फेवर कर रहा है। अगर वो जानबूझकर चाह रहा है कि प्रॉफिट को बढ़ा करके दिखाया जाए, तो ऐसे में जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो रियल प्रॉफिट नहीं होगा, सही प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो बायस्ड है, वो बिजनेस के फेवर करना चाह रहा है और बिजनेस के प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाना चाह रहा है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, उसमें रिलायबिलिटी नहीं पाई जाएगी। तो अकाउंटेंट को न्यूट्रल होना चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो न्यूट्रल होनी चाहिए, वो किसी एक तरफ नहीं झुकनी चाहिए। ना तो वो जानबूझ करके अननेसेसरली उसके अंदर प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाए या जानबूझ करके किसी बिजनेस के लॉस को ज़बरदस्ती दिखाए, तो वो गलत है। जो सही है वो दिखाना चाहिए। तीसरी है फेथफुलनेस, यानी उसके अंदर एरर नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की एरर। अब वो चाहे एरर्स नंबर्स की हो, जोड़ने घटाने की गलती हो, कहीं पर गुणा भाग करने की गलती हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की गलती हो, या रिकॉर्ड्स को लिखने की गलती हो, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाए या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया जाए। तो इस तरह की किसी तरह की गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, तभी इंफॉर्मेशन पे भरोसा किया जा सकता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो रिलायबिलिटी है वो कम से कम इन 3 बातों से इंश्योर होती है। अब आगे बढ़ते हैं रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसका यूज़ इंफॉर्मेशन के बनाने में या डिसीजन के लेने में किया जा सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन, देखिए दुनिया भर में बहुत सारे डिसीजन हमको लेने पड़ते हैं, लेकिन उस डिसीजन को लेने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब जैसा डिसीजन होता है वैसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे किसी डिसीजन में काम नहीं आती है। तो जो डिसीजन लिया जा रहा है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि डिसीजन लेने में हेल्प करे। अगर डिसीजन लेने में कोई इंफॉर्मेशन हेल्प नहीं करती है तो इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन उस डिसीजन के लिए रिलीवेंट नहीं है, यानी वो इररिलेवेंट हो जाती है। जैसे कि अगर प्रॉफिट आप 2023 का निकालना चाह रहे हैं और कोई इंफॉर्मेशन 2010 की हो, 11 की हो, और उस इंफॉर्मेशन से आपके 2013 के प्रॉफिट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो 2010 की इंफॉर्मेशन 23 के
प्रॉफिट को निकालने के लिए इररिलेवेंट हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अकाउंटिंग में ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इररिलेवेंट हो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे डिसीजन मेकर्स को कोई फायदा नहीं होता, उनके डिसीजन लेने में किसी तरह की हेल्प नहीं करती है। तो कोशिश होनी चाहिए कि अननेसेसरी यानी बगैर मतलब की कोई इंफॉर्मेशन या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से बाहर कर दी जानी चाहिए, ताकि सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही अकाउंटिंग में हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात ये होती है समझ। किसी चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना करके लिख दिया जाए, पेश कर दिया जाए कि सामने वाला समझ ही ना पाए, तो फायदा क्या है इसी चीज को या इसी इंफॉर्मेशन को बताने का। इसलिए जरूरी होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो चीज लिखी जाए वो इस तरीके से लिखी जाए कि वो समझने वाला, सुनने वाला उसको समझ सके। यानी यूजर्स के लिए काम तभी आएगी जबकि वो चीज समझ पाएगा। जब वो समझेगा ही नहीं कि आपने अकाउंटिंग में क्या लिखा है और कैसे लिखा है, तो वो डिसीजन कैसे बनाएगा। इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं होनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी होनी चाहिए। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से उसको बड़ा कर देना, ओवरलोड कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्ट होनी चाहिए कि जो बात कही जा रही है, उसका क्या मतलब है और क्यों कही जा रही है, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब पाई जाएंगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, तो हम कहेंगे कि इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी वाली क्वालिटी है, समझने वाली क्वालिटी है, इसको समझा जा सकता है और ये होना चाहिए। चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि कंपेरेबिलिटी, कंपेयर किया जाना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से पेश किया जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल करके बिजनेस या फर्म अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सके। अब कंपेयर दो तरह से होता है, एक तो होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म का मतलब ये होता है कि अपने ही आप से कंपेयर करना। जैसे 2023 की पोजीशन को आप 2022 से कंपेयर करिए कि 2022 में क्या थी और 2023 में क्या है। जैसे कि प्रॉफिट 2022 में क्या था, 2023 में क्या है, एसेट्स 2022 में क्या था, 2023 में क्या है, लायबिलिटी 2022 में क्या थी, 2023 में क्या है। तो ये कहलाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, यानी अपने आप को, खुद को दूसरे साल से कंपेयर करना। आप 2 साल से कंपेयर कर सकते हैं, 3 साल से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे आपकी मर्जी, आप जितना चाहे कर सकते हैं। मगर ये याद रखिए कि कंपैरिजन के लिए क्या होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी, जो प्रैक्टिसेस आपने 23 में अपनाई, वही अकाउंटिंग पॉलिसी 22 में अपनाएंगे, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने 23 में कोई ऐसी पॉलिसी अपनाई है, मान लीजिए डिप्रिसिएशन को निकालने का कोई मेथड था, आपने 23 में उसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अपनाया है, जबकि 22 में स्ट्रेट लाइन मेथड से अपनाया। अब आप बताइए कि दोनों मेथड से क्या होता है कि डिप्रिसिएशन का अमाउंट अलग होता है और इसके वजह से प्रॉफिट भी अलग आएगा। तो प्रॉफिट अगर मान लीजिए बढ़कर आ रहा है या घटकर आ रहा है, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉफिट रियल में बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि मेथड तो आपने बदल दिया। 2022 का मेथड कुछ था और 23 का मेथड कुछ है। तो कंपेरेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल भी है, जिसका मतलब ये होता है कि जो मेथड या जो प्रैक्टिस या जो पॉलिसी आप एक साल अपना रहे हैं, उसे कई साल तक अपनाते रहें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके कंपेरेबिलिटी वाली क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया इंट्रा फर्म कंपैरिजन। दूसरा है इंटर फर्म कंपैरिजन, यानी एक फर्म का दूसरे फर्म से कंपैरिजन। एक फर्म है फर्म ए और एक फर्म है फर्म बी, सेम इंडस्ट्री में काम करने वाली फर्म की बात कर रहे हैं हम, तभी आप कंपेयर करेंगे। स्टील इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक फर्म ए है और एक फर्म बी है, तो ए अपने आप को बी से कंपेयर कर सकता है, बी अपने आप को ए से कंपेयर करके देख सकती है कि वो एक दूसरे के मुकाबले कहाँ ठहरते हैं, दोनों किस पोजीशन पर हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो ये कंपैरिजन भी तभी पॉसिबल होगा कि जब तमाम फर्में या जिनमें कंपैरिजन किया जा रहा है, कम से कम उनके अंदर अकाउंटिंग की एक जैसी पॉलिसी हो। अगर डिफरेंट पॉलिसी दोनों अपना रहे होंगे तो यहाँ पर भी कंपेरेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी और वो कंपैरिजन बहुत अच्छा नहीं होगा। तो कंपैरिजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक फर्म जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो एक जैसी पॉलिसी अपनाएं, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो करें। और ये कंपेरेबिलिटी क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अपनी पोजीशन को जानना दूसरे के कंपैरिजन में एक फर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो फ्यूचर का प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर सके कि फ्यूचर में उसे क्या करना है, अगले साल क्या करना है, ताकि वो आगे किस मकाम पर पहुंचे, 4 साल 5 साल या 10 साल के बाद उसका विजन क्या हो रहा है, वो उस विजन के डायरेक्शन में बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो
तो ये एक क्वालिटी है जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चारों क्वालिटी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की समझ में आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।